हम्मान के बारे में तो क्या ही कहना। हम्मान वही शख्स था जिसने पूरी ज़िंदगी की काया ही बदल कर रख दी थी। मेरी ज़िंदगी को, मेरी वालदा की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। हालांकि वो इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों से कहीं बढ़कर था। मेरी ज़िंदगी की वो अजीम दास्तान जिसे हम्मान ने रचा था। हम्मान ने ही मुझे जीना सिखाया था, क्योंकि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। बात उस वक्त की है जब मेरी वालदा काम पर जाया करती थी और बेचारी झाड़ू पोछा करके चंद पैसे जमा करके घर भी चलाती और चंद पैसे उसमें से जोड़ भी लिया करती थी। लेकिन मेरी वालदा और मैं दोनों जानती थी कि इससे ना घर चलना है सही से, ना ही इससे मेरी शादी वगैरह कुछ होना है। बल्कि हमारे पास जो जमा पूंजी थी, जो मकान बेचने से पैसे बचे थे, वो भी अब धीरे धीरे खर्च होते जा रहे थे। कोई असबाब ऐसा पैदा नहीं हो रहा था कि वो हमारी इस दुर्गति को संभाल सके, हमारी इस बुरी हालत को सही राह पर ला सके। लेकिन वालदा हिम्मत नहीं हारने वाली थी। वालदा 2-3 घर का काम करने लगी। दिन भर बेचारी झाड़ू पोछा करके पैसे कमाती और जिससे हमारा घर का गुजर बसर चल रहा था। दाल रोटी खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी वालदा को मेरी शादी की फिक्र सताती रहती थी, क्योंकि अब मैं 20 साल की हो चुकी थी और 20 साल की जवान बेटी घर में हो तो माँ बाप को सुकून की सांस नसीब नहीं होती, क्योंकि बेटियों की उम्र बढ़ते टाइम नहीं लगता और एक उम्र बढ़ जाने के बाद अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। यही माँ बाप की सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आती है। बहरहाल वालदा तो परेशान रहती ही थी, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इस उम्र में अपनी वालदा से मेहनत करवा कर खाना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता था। मैं बहुत परेशान सी रहती थी। इसीलिए मैं अक्सर मेरी एक सहेली के साथ बाहर घूमने निकल जाया करती थी, क्योंकि मुझे सुकून वाली जगहों पर जाना बचपन से ही बेहद पसंद था। और ऐसा नहीं है कि निखत और हम अभी अभी घूमने लगे थे। निखत मेरी बचपन की फ्रेंड थी, बहुत ही पक्की सहेली थी और वो हमेशा मेरे साथ वफा ही करती थी। मेरे हर सुख दुख में खड़ी रहती थी और मेरा ज़िंदगी का कोई ऐसा राज नहीं था जो निखत से छुपा हुआ हो। ना ही निखत की ज़िंदगी में ऐसी कोई बात थी जो उसने मुझे ना बताई हो। बहरहाल निखत और हम बाग बगीचे घूमने निकल जाया करते थे। अभी जहाँ पर हम रह रहे थे, मेरी वालदा और मैं जहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर पास ही में एक बगीचा मौजूद था। रोज़ निखत दोपहर के खाने के बाद घर आ जाती और मेरे लिए भी अपने घर से जो कुछ अच्छा बुरा बनता वो खाने को ले आती थी, ताकि मैं वो खा भी लूँ और उसके बाद हम सैर करने निकल जाया करते थे। आज निखत कीमा बनाकर लाई थी, जो कि बहुत ही लजीज बना हुआ था, क्योंकि अब वालदा इतनी कमा नहीं पाती थी कि हमें गोश्त नसीब हो। इसीलिए बहुत दिनों बाद गोश्त सामने आते ही मैं तो निखत के घर के खाने पर टूट पड़ी थी। मैंने जमकर कीमा और पराठा खाया और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। निखत कहने लगी, वाह तुम हो कि तुम इतने शौक से खाना खा रही हो, लेकिन मुझे तो ये सब्जी ज़रा सी भी पसंद नहीं आई, तुम यकीन नहीं करोगी। मैंने कहा, निखत जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। आज देख हमको, पहले हमारे कितने नाजो नखरे थे, लेकिन आज नाजो नखरे उठाने वाला कोई नहीं है। निखत ने कहा कि बस बस अपनी गमगीन कहानी लेकर मत बैठ जाना, वरना हमारी सैर अधूरी रह जाएगी। चल अब फटाफट हाथ वाथ धो ले और हम सीधे चलते हैं बगीचे की तरफ। ये वही बगीचा था जो अधिकतर हमारी सैर का मरकज बनता था और हम अधिकतर इस बगीचे में ही सैर करने आया करते थे। बहरहाल हाथ वाथ धोकर हम बगीचे की जानिब निकल पड़े। बगीचे पहुंचे तो वहां पर एक झूला एक पेड़ के पास बंधा हुआ था और उस झूले पर अक्सर मैं और निखत एक दूसरे को धक्के दे देकर झुलाया करती थी। बारी बारी से हम दोनों झूला झूलते और एक दूसरे को झूला झुलाते भी थे। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और हम अपनी अपनी जिंदगी के परवान पर चढ़ते रहे। सोचते थे कि शायद हमारी जिंदगी में कोई शहजादा आएगा और हमारी जिंदगी को बदल देगा। निखत तो हमेशा कहती थी कि देखना चांदनी, हमारी शादी जब भी होगी ना, हमारे घर तो महल जैसे होंगे। उसके बड़े बड़े ख्वाब थे और हो भी क्यों ना, वो एक अमीर बाप की लड़की जो थी। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही ख्वाब था कि कोई ऐसा शख्स जिंदगी में आ जाए जो जिंदगी की राह में हमें सही राह पर ले आए और हमारी जिंदगी का शिरारा जो बिखर चुका है उसे वापस समेट दे और मुझे और मेरी वालिदा को कुछ खुशियां अता कर दे। बस इसके सिवा मुझे ना महल चाहिए थे, ना गाड़ी, ना बंगला, ना पैसा, कुछ भी नहीं चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था जिंदगी में और मेरी वालिदा को मैं अच्छे से घर में इबादत करते हुए देखना चाहती थी। बहरहाल निखत को जब मैंने मेरा ख्वाब बताया तो वो हंसने लगी और कहने लगी, ये तो भला कोई ख्वाहिश हुई क्या, ये भी कोई सपना हुआ, ये तो तुम खुद ही कर सकती हो। मैंने कहा, निखत सबका नसीब तुम्हारे जैसा नहीं होता। बहरहाल अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसके बाद हम घर आ गए। घर आकर जैसे ही देखा तो वालिदा गुस्से में बैठी हुई थी। वालिदा कहने लगी, कहाँ गई थी तुम दोनों के दोनों?
तुम्हें मना किया है कितनी बार कि अकेले मत घुमा करो, लड़की जात हो, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और निखत तू तो समझदार है ना बेटा, तू इसको क्यों ले जाती है साथ में, और ये तेरे साथ जाती है तो घर को तो भूल ही जाती है। तुम लोगों ने घर का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया था, अगर कोई आ जाता और कुछ ले जाता तो। मुझे ये सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया। मेरी वालिदा मेरी फ्रेंड को भी चिल्ला रही थी और मुझे भी, और उन्होंने जैसे ही कहा कि कोई आ जाता तो मैंने कहा कि हमारे घर में कौन से सोने चांदी के जेवरात रखे हैं जो कोई चुरा कर ले जाता, है ही क्या हमारे पास वालिदा। वालिदा का शर्म से सर नीचे झुक गया और निखत कहने लगी चल चांदनी मैं चलती हूँ, कल आऊंगी अब। वालिदा उसके जाते ही कहने लगी माना चांदनी हमारे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सबको बताने की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे घर में इज्जत तो है कम से कम, उस इज्जत का ही ख्याल रख लेती। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन शादी करेगा तुमसे, कौन ब्याह कर ले जाएगा तुम्हें। मैंने कहा अम्मी जान अभी कौन ब्याह कर ले जा रहा है, हमारी गरीबी और मुफलिसी कभी मेरा घर नहीं बसने देगी, ना ही हमारे भाइयों को फिक्र है और ना ही किसी और को, हम ऐसे ही जिंदगी गुजार लेंगे, वही हमारे लिए बेहतर है। कम से कम मुझे सैर तो करने दीजिए, ये घर मुझे खाने दौड़ता है माँ, मुझे अपने घर की याद आती है, अपने वालिद की बहुत याद सताती है कि आज अगर वो होते तो मुझे इस तरह घर में ना बैठना पड़ता, आपको इस तरह काम पर ना जाना पड़ता माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप काम पर जाती हो। मेरी बात सुनकर वालिदा भी रोने लगी और उन्हें देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसके बाद मैंने जाकर वालिदा से माफ़ी मांगी और कहा माँ मैं बहुत परेशान सी रहने लगी हूँ, बहुत चिड़चिड़ापन रहने लगा है, बहुत गुस्सा आने लगा है अपनी इस मुफलिसी पर, क्या करूँ, इसीलिए मैं बहुत अनाप शनाप आपको बोल गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वालिदा कहने लगी बेटा तुझे भले ही गुस्से में कहा हो, लेकिन ये बात हकीकत है, अगर तेरे वालिद होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा इंशाअल्लाह माँ, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा और हम इस मुफलिसी से भी बाहर आ जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। वालिदा ने आमीन कहा और उसके बाद हम खाने की तैयारी करने लगे। रात को खाना वगैरह खाकर सो गए और दूसरे दिन की शुरुआत उसी तरह हुई। वालिदा गई काम पर और मैं निकल पड़ी अपनी फ्रेंड के साथ सैर करने, उसी बगीचे में उसी झूले के पास। लेकिन आज एक अजीब वाकया पेश आया। हम जब झूला झूल रहे थे तो हमने दूर एक लड़के को खड़े देखा और वो लड़का मुसलसल हम दोनों को ही देखे जा रहा था। निखत मुझे छेड़ने लगी, कहने लगी देख वो लड़का कैसे हमें घूर रहा है, शायद वो तुझे ही देख रहा है चांदनी। मैंने कहा निखत वो तुम्हें देख रहा है, मुझे नहीं, और मुझे क्यों देखेगा भला, मुझ में ऐसा क्या है। निखत बोली चांदनी तुझ में वो है जो मुझ में क्या किसी और लड़की में भी नहीं है। मैंने कहा तेरा मतलब। तो वो कहने लगी देख जरा अपने आप को, तूने कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया, तेरी ये मंजरी झील सी आंखें, तेरे ये सुनहरे बाल किसी भी मर्द को उलझाने के लिए काफ़ी हैं, किसी भी लड़के को ये जाल उलझा सकता है। ये चीज़ क्या है, तू तो बड़े बड़े शहजादों को उलझा दे। मैंने कहा हट पगली, पागल है तू तो। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा निखत चल देखते हैं ये किसको देख रहा है। निखत बोली ये कैसे पता करेंगे हम किसको देख रहा है, कि जाके उससे पूछेंगे। मैंने कहा बेवकूफ़, हम उससे जाकर पूछेंगे नहीं, बल्कि एक तरकीब अपनाएंगे, अगर वो तरकीब सफल हुई तो मालूम पड़ जाएगा ये किसे देख रहा है। एक काम कर, अब तू जा उस साइड और कुछ चीज़ें देखने की कोशिश कर और मैं जाती हूँ दरख्त के इस साइड, ताकि हमें मालूम पड़ जाए किसे देख रहा है। जैसे ही निखत उस साइड गई तो मैंने देखा कि वो अभी भी हमारी जानी भी देख रहा था। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अब चलो उधर चला जाए निखत की अपोजिट साइड, ताकि मालूम तो पड़े आखिर किसके ताक़ुब में यहाँ तक आ गया है। जैसे ही मैं उधर गई तो उसकी नज़रें मेरी जानी भी घूमने लगी। मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे ही देख रहा है। तो मुझे अचानक अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा लड़का मुझे देख रहा था जिसे मैं जानती भी नहीं थी, और मुझे अजीब सा ही फील हो रहा था। उस लड़के को बस आते पास से तो देखा नहीं था, लेकिन दूर से देखने में वो अच्छा ही लग रहा था। अब पास जाकर देखते तो बता पाते कि उसका रंग रूप, उसकी आंखें, नाक नक्शा कैसा था, लेकिन वो बहुत दूर खड़ा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि वो देख इसी जानिब रहा था। मैं निखत के पास गई और कहा निखत तेरा शक सही था, ये तो मुझे ही तके जा रहा है। निखत बोली देख मैंने कहा था ना तुझे अपने हुस्न की कदर कहाँ है। मैंने कहा पागल मत बन निखत, हमें नहीं मालूम कि ये किस वजह से देख रहा है, ये भी तो हो सकता है कि कोई गलत शख्स हो जो हमें किसी जाल में फंसाने आया हो। निखत बोली हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चल अब हम घर चलते हैं। मैंने इतना कहा और हम घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते पहुंचते हमने फिजूल की तमाम बातें कर ली, जिस वजह से हमारे दिमाग से वो जहन से लड़का तो निकल गया। घर गए तो वालिदा आज भी डांटने के लिए तैयार थी। वालिदा ने आज थोड़ा बहुत चिल्लाया और रोज़ की आदत हो गई थी हमारी तो, जाने की भी और सुनने की भी। बहरहाल रात गुजर गई, सुबह हुई, फिर से आज जब सैर पर गए तो आज फिर से वही लड़का हमें उसी जगह पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा निखत अब तो ये रोज़ का हो गया है, शायद ये लड़का हमारी तवज्जो का मुंतज़िर है।
निखत बोली तो एक काम करना, थोड़ी तवज्जो दे ही दे बेचारे को, कल से खड़ा हुआ है, आज फिर आ गया है। मैंने कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी अगर तवज्जो दे दी तो ये दीवाना मजनू बन जाएगा और हमारे गले का हार बन जाएगा। निखत बोली बेवकूफ़, ऐसे कैसे कोई हमारे गले पड़ जाएगा, चल हट, तू नहीं दे रही इशारा तो मैं दे देती हूँ। और निखत ने इतना कहकर उसे अपने पास बुलाने का इशारा दे दिया। इशारा देते ही जैसे वो तो उधार ही बैठा था हमारे पास आने के लिए, वो हमारे करीब तर बढ़ता गया। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा निखत बेवकूफ़, तूने उसे क्यों इशारा दिया, देख अब वो तेरा चचा इधर ही आ रहा है। निखत बोली बेवकूफ़ तू है, मैं नहीं, आने दे उसे, हम कह देंगे कि हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मैंने कहा बेवकूफ़, वो मजाक में बातचीत करने लग जाएगा और हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। निखत बोली कि उसे पास तो आने दे, देखे तो सही कि हमारी तवज्जो का मुंतज़िर लड़का अच्छा भी है या नहीं। अच्छा होगा तो दोस्ती कर लेंगे और बुरा होगा तो उसे रफू चक्कर करना मुझे आता है। मैंने कहा जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। बहरहाल जैसे जैसे वो लड़का करीब आता गया उसका हाल हवाल हमें रोशन होता गया। घुंघराले से बाल थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी आंखें, कद काठी में भी बहुत अच्छा था, अच्छी खासी बॉडी शॉडी बना रखी थी उसने। जैसे जैसे वो करीब तर आ रहा था मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और यही हाल शायद निखत का भी था। मैंने निखत को कहा निखत देख जरा उसकी आंखें देख, कितना खूबसूरत है ये तो। निखत बोली तू उसकी अब तक आंखें ही देख रही है, जरा उसके डोले शोले देख। मैंने कहा बेवकूफ़, बहुत बेशरम है तू तो निखत, वाकई में तू बहुत बेशरम है, किसी के बारे में ऐसी बात कहते हैं क्या। तभी वो बोली चांदनी तू इससे बात करे या ना करे, मैं तो इससे दोस्ती जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे तो ये एक नज़र में ही भा गया है। पता नहीं क्यों पर ऐसी बात सुनकर मुझे अचानक गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो लड़का किसी शरीफ घराने का लग रहा था। दूर से ही उसका सलीका देखकर नजरें नीची करके जो वो आ रहा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई उठाई गिरा लड़का है, बल्कि ये बहुत शरीफ और तमीज़ तहजीब वाला लग रहा था। वाइट कलर का शर्ट और नीचे लाइट ब्लू पैंट पहनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। लेकिन सबसे मेन थी तो उसकी आंखों की हया, जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी, जिसने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा और कायल कर लिया था। बहरहाल जैसे ही वो हमारे करीब आया तो निखत अचानक बोली माशा अल्लाह, बहुत खूबसूरत है आप। निखत के मुंह से निकलना था कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और मैंने निखत को जोर से चिमटी खोल ली, जिसकी वजह से वो चीख पड़ी। ये हरकतें देखकर वो और जोर से खिलखिला उठा। तभी निखत बोली खिलखिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या हुआ बोलो। तो वो लड़का कहने लगा तुमने मुझे बुलाया है और मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है। मोहतरमा आपने मुझे बुलाया है। ताज्जुब की बात थी, वो बात तो निखत से कर रहा था लेकिन देख मेरी तरफ रहा था, क्योंकि उसकी आंखें मुझ पर ही जम गई थी। निखत बोली कि हम तो यहाँ रोज आते हैं, तुम हमें 2 दिन से दिखाई दे रहे हो, हमें लगातार देखते रहते हो, आखिर चाहते क्या हो। तो वो लड़के ने वो बात कही जो हमारी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स थी। वो कहने लगा मैडम ये आपका बगीचा नहीं है, ये मेरा बगीचा है, मैं तो आपको देखने आया था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो निखत ने कहा कि आप देख किधर रहे हैं और बात किससे कर रहे हैं। तो वो कहने लगा आपकी दोस्त कुछ बोल नहीं रही इसलिए मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। निखत बोली कि हम यहाँ पर रोज आते हैं और अगर आप कहेंगे तो कल से नहीं आएंगे। वो लड़का बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए, आपका खैर मकदम है, लेकिन यहाँ के दरख्तों को पेड़ पौधों को कोई नुकसान मत पहुँचाइएगा, बस इतनी सी इल्तिजा है। इतना कहकर वो अल्लाह हाफिज बोलकर वहाँ से जाने लगा। उसे जाता देखकर अचानक दिल में ऐसा लगने लगा जैसे ये क्यों जा रहा है, लेकिन जाने तो देना ही था। निखत बोली सही कह रही थी तू, ऐसे आवारा लड़कों से कोई बातचीत नहीं करना चाहिए, देखा नहीं वो कैसे देख रहा था तुझे। मैंने कहा अगर वो आवारा होता ना तो हमें यहाँ से धक्के देकर या जलील कर बाहर निकाल देता। ये उसकी शराफत थी कि वो खुद चला गया। निखत हर इंसान को तुम नहीं पहचान सकती, ये कोई शरीफ घराने का लड़का है। निखत बोली जाने दे उसे, वो तो गया ना, अब हमें उससे क्या, हम तो झूला झूलते हैं अपना। उसके बाद हम झूला झूलने में मगन हो गए, लेकिन फिर भी उस लड़के की जो शख्सियत थी, उसका चेहरे का भोलापन, उसकी वो खूबसूरत आंखें मेरे जहनो गुमान से जा ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी मेरे सामने खड़ा हो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।